लोकसभा चुनाव में सभी सियासी दिग्गज चुनावी अभियानों में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और उनमें अलग अलग चुनावी अभियान भारतीय जनता पार्टी संचालित कर रही है। हम आज हैं चुनावी यात्रा में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं नीरज सिंह जी, उनके साथ में राजनाथ सिंह जी के ये बेटे भी हैं। सर, ये आपका एक परिचय भी है, लेकिन इसके अलावा मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी अभियान या फिर जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, आप लगातार उन कार्यक्रमों में हमें नज़र आते हैं। सर, क्या स्थिति भारतीय जनता पार्टी की आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, अगर 80 लोकसभा की बात की जाए तो? मैं मानता हूं कि मैं तो नीरज कर्म धर्म वचन नाम से भी कमल हूं, तो पूरा जीवन तन मन धन सब समर्पित है इस संगठन को। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में उत्तर प्रदेश की स्थिति का सवाल है, आज मैं कह सकता हूं कि गाज़ियाबाद और हापुड़, मेरठ जैसे स्थानों से होता हुआ मैं जब आज लखनऊ में प्रचार कार्य कर रहा हूं तो बिल्कुल बयार सी चल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार लोग प्रधानमंत्री के रूप में तो देखना ही चाहते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर पर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, आज 35,000 करोड़ के MOU साइन हो रहे हैं। लोगों को अपनी एम्बिशंस एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए एक अगर उम्मीद के रूप में कोई दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी दिखती है। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि थोड़ी गर्मी भी बढ़ी है, पर थोड़ा वोटिंग परसेंटेज ज़रूर डाउन हुआ है। पर आप देखिएगा जब वो रिजल्ट में परिणत होगा तो एक बहुत ही ऐतिहासिक मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, जिस वोटिंग परसेंटेज की आपने बात की, अगर पहले चरण में हम जाएं तो वर्ष 2019 की तुलना में पहले चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो इसमें भी पहली बार यानी कि वर्ष 2019 की तुलना में कम रहा वोटिंग परसेंटेज। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, या आपका वोटर नहीं निकला, या फिर विपक्षी पार्टियों के वोटर नहीं निकले? क्या आपने अध्ययन किया अभी तक, क्योंकि दोनों चरणों का मतदान हो गया है? यह बात सही है कि वोटिंग परसेंटेज गिरा है। मौसम भी इस समय काफ़ी गर्मी बढ़ी है, इस वजह से शायद हमारा वोटर्स निकल नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे योगी जी को कौन हरा सकता है। उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है इस प्रदेश के लिए, और देश में भी भारत का मान सम्मान देखिए पूरे विश्व में बढ़ा है। हमारी जो प्रतिष्ठा है अब तो चंद्रमा पर भी अंकित है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं मैं कहूँगा स्वस्थ हैं। सर, दोनों चरणों में भारतीय जनता पार्टी की जो ये 16 सीटें हैं, ये इनमें कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी? कितना आश्वस्त हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि 16 में से 16 सीटें इस बार हम लोग जीत रहे हैं। पर यह है कि हमको कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है कि हम जीत रहे हैं और इस वजह से हमको वोट देने के लिए क्यों निकलने की आवश्यकता है। हर एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के इस पर्व में इस मताधिकार का प्रयोग हर एक व्यक्ति करे, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक जरिया भी है। आज मैं यही आपके माध्यम से सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों को निकलकर आप डालने का काम करें। यह लोकतंत्र में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। सर, अगर आपकी पार्टी के लिए सक्रियता की बात की जाए तो पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष अभियान था नमो ऐप डाउनलोड करने का, विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर का, उसमें आपको बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्टिफिकेट भी दिया, यानी कि 50,000 से ज़्यादा। अब तो और संख्या बढ़ गई होगी, उस दौरान 50,000 था, अब तो संख्या बढ़ चुकी होगी। तो पार्टी की अब जो चुनावी अभियान है, इसके अलावा जो संगठन के तमाम दूसरे अभियान हैं, उसमें भी आप सक्रिय रह रहे हैं। किस तरह का आप अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर व्यक्ति राजनीति में कुछ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, सत्ता प्राप्ति ही केवल राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता, समाज बनाना भी एक उद्देश्य होता है। और जहाँ तक विकसित भारत एम्बेसडर की बात है, आज भारत का हर एक क्षेत्र में नाम स्थापित हुआ है। मैं आंकड़ों के साथ इस बात को कहूँगा, हम आज़ादी से लेकर 2014 तक 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे। 2014 से 2024 तक ऐसा क्या जादू हुआ कि हम 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, और आगे आने वाले समय 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 एम्स थे 2014 तक, आज 22 एम्स हैं। पहले 74 एयरपोर्ट थे, आज 152 एयरपोर्ट हैं। केवल 22,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे थी, आज 56,000 किलोमीटर की 10 वर्ष में हो गया। तो इन आंकड़ों को जनता में पहुंचाने के लिए इस विकसित भारत एम्बेसडर के माध्यम से मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया है। जब लोग देखेंगे कि भारत एक श्रेष्ठ भारत ही नहीं, विश्व गुरु भारत बनने की तरफ अग्रसर हो गया है, तो लोग स्वतः
माननीय मोदी जी के इस मिशन से जुड़ेंगे। मुझे लगता है आज जब तक 140 करोड़ भारतीय ये नहीं समझेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे, अपनी उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में नहीं मोड़ेंगे, तब तक मुझे लगता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना भविष्य भी उसी श्रेष्ठ भारत की उस परिकल्पना में ही अपने भी भविष्य को तलाशता हूँ। नीरज जी, मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं मैं लगातार कवर करता रहा हूँ, उसमें मैंने आपको देखा, आप वहाँ पर लगातार मौजूद रहते हैं, सक्रियता से मौजूद रहते हैं, आपकी उपस्थिति रहती है। और एज ए कार्यकर्ता के रूप में, ना आप एमएलसी हैं, ना विधायक हैं, ना पार्टी का कोई दायित्व है, लेकिन उसके बावजूद अभियानों में तो क्या उत्साह है आपका? ये क्या उम्मीद लेकर आप कर रहे हैं? फिर से वही सवाल है। मैंने जैसा आपसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ प्राप्त करें तो ही आपको संतोष हो, आप लोगों को देकर भी संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। और मेरे पिता इस भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। इस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 19 महीने जेल में भी काटने का काम किया था कि इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहे। 7 महीने तन्हाई में काटा था। और राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं केवल 8-9 वर्ष का आयु का था, तब भी हम लोग उसमें भी जय श्री राम के नारे करते हुए इस देश के अंदर सांस्कृतिक चेतना को जगाने का काम कर रहे थे। वो भाव बचपन पे रहा, बचपन से हम लोग के में रहा। एक आचार विचार संस्कार व्यवहार सब में यह भारतीय जनता पार्टी है। ये समझ लीजिए कि यह भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए ऑक्सीजन है, और अगर ये शायद ये पार्टी न रहे तो शायद हम एक क्षण भी सांस लेना भी हमारे लिए दूभर है। अगर हमें काटोगे भी तो अगर जो खून निकलेगा वो भी कमल के रंग का होगा। नीरज जी, जब हमने आपकी पढ़ाई लिखाई भी बेहतर रही, आप शिक्षा के मामले में भी किसी से कमतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सियासत ही क्यों चुनी? सियासत आखिर किस वजह से, और भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी? देखिए, सियासत की अगर आपने बात कही तो मैंने ज़रूर देखा कि मेरे पिता ने इस सियासत के माध्यम से ही जन जन की सेवा करने का काम किया। नकल अध्यादेश रहते हुए नकल माफिया को समाप्त करने के लिए उन्होंने एंटी कॉपिंग एक्ट लेकर आए, शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो जाए, किसान को सशक्त करने के लिए कृषि मंत्री रहते हुए पहली बार उनको आप ब्याज दर 14% से 7% करने का काम किया, और पहली बार किसानों के क्रेडिट कार्ड, उनके फसल बीमा, उनके कॉल सेंटर की चिंता करी। फिर मैं देखता हूँ गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने माओवाद को ख़त्म करने के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में उन्होंने नक्सलवाद पर काबू पाया। साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन की भी जो समस्या रहती थी उस पर उन्होंने बहुत मजबूती से टैकल किया। रक्षा मंत्री रहते हुए जो हम इम्पोर्ट हमारे देश को होता था, आज हम एक्सपोर्ट करने वाले देश हो गए। जब मैं देखता था कि इस सियासत के माध्यम से वो जन जन तक छोटी से छोटी समस्या से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तक वो कितनी बखूबी से इस सियासत के माध्यम से कर पाते थे, तो मन में ये होता था कि अगर ये बहुत बड़ा माध्यम है, पर अगर केवल इसको हम केवल कुछ प्राप्त करने की इच्छा से अगर इसको करेंगे तो निश्चित रूप से ये विध्वंस की तरफ ले जाएगा। पर अगर हम निर्माण करना चाहेंगे इसके माध्यम से और सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं आई एम एन इंजीनियर, मैं MBA किया हूँ, मैं PhD होल्डर हूँ। निश्चित रूप से ये शिक्षा भी कहीं ना कहीं वो सकारात्मकता का भाव कहीं ना कहीं पैदा करती है। सर, जिस तरीके से आप लगातार लखनऊ में इस समय राजनाथ जी के चुनावी प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं, ऐसे में आपको लखनऊ में अब क्या स्थिति चुनावी नज़र आती है? विपक्ष को आप कहां पर देखते हैं? देखिए, द काइंड ऑफ वर्क विच हैज़ बीन डन इन लास्ट 5 to 10 years इन लखनऊ इज़ समथिंग इनक्रेडिबल। आज मैं कह सकता हूँ कि लखनऊ के अंदर करीबन 50,000 करोड़ की परियोजनाएं संस्तुत हुई हैं। 105 किलोमीटर का रिंग रोड, आज तमाम स्टेशंस आपको दिखाई देते हैं। चारबाग का केवल एक स्टेशन था, आज आलमनगर का सैटेलाइट स्टेशन, आज गोमती नगर का स्टेशन, ऐशबाग का स्टेशन, आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। टर्मिनल 3 बनकर तैयार है, जो एयर ट्रैफिक 56 लाख का था वो बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख हो जाएगा। और ये तहजीब और चिकनकारी वाली लखनऊ आगे आने वाले समय में
ब्रह्मोस बनाने वाली लखनऊ के रूप में विश्व में मानी जाएगी। इन कार्यों का लेखा जोखा जब मैं लेकर जनता के बीच में जाता हूं तो जनता को बहुत ही प्यार, लव और अफेक्शन जो है वो इतना मिलता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से लखनऊ जो है एक विश्व स्तरीय शहर बनने की तरफ बढ़ चला है। वी आर नॉट ओनली अ जॉब सीकर, हम केवल जॉब ढूंढने वाले नहीं, वी आर गोइंग टू बी एंटरप्रेन्योर ऑल्सो। हम अब लोगों को नौकरियां देंगे। एक ऐसे लखनऊ का निर्माण माननीय राजनाथ सिंह जी के इस रिजीम में हुआ है। सर, जिस तरीके से आपकी जो विपक्षी पार्टियां हैं जो आपसे लगातार चुनावी मैदान में हैं, अगर उनमें देखा जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हों, इनके परिवार को देखा जाए, जैसे ही ये इनके परिवार के लोग बालिग होते हैं, वोट डालने की स्थिति में आते हैं, ये पार्टी में किसी न किसी दायित्व पर पहुंच जाते हैं या फिर कोई चुनाव लड़ते नज़र आते हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं बसपा को। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं इन दिनों आकाश आनंद, उनको सीधे राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है पार्टी का, और वो लगातार चुनावी अभियानों में जुटे हैं। नीरज जी, आप किसी पद पे नहीं हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस जिम्मेदारी इतनी है कि पार्टी के अभियानों में आप जुटे हुए हैं, पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कार्यकर्ताओं की पंक्ति में आप बैठते हैं। ये किस तरह का अंतर आप देखते हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक विशेषता होती है, मैं दूसरों पर टिप्पणी नहीं करता हूँ कि दूसरे के दल के लोग क्या करते हैं। जब मेरे पिता इस संगठन से जुड़े थे और ऐसे तमाम कार्यकर्ता, तो उस समय जब दोहरी सदस्यता की बात चली कि आप जनता पार्टी के साथ रहकर सत्ता के सोपानों पर बैठकर सत्ता वापसी के सपने देखें और या फिर संघ की संघर्ष और समर्पण की भावना को चुनें, तो उन्होंने संघर्ष और समर्पण की भावना को चुना और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिया। आज उसी संघर्ष और समर्पण की भावनाओं को हम अपने संस्कार में और अपने रक्त धमनियों में लेकर चलते हैं। ये लोग इस बात को बड़ा ही काल्पनिक मानते हैं कि राष्ट्रीयता का भाव किसी के अंदर है, लोकतंत्र के प्रति सम्मान लोगों के अंदर है। हम उन पंच निष्ठाओं को अपने अंदर आत्मसात करके चलते हैं। तो हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने की इतनी कोई लालसा नहीं है, और बड़े से बड़े चीज़ को अगर हम यूं ही हाथ से जाने देते हैं और हमारे चेहरे पर आपको एक शिकन नहीं दिखाई देगी, इस तरह का हम लोगों का व्यवहार रहा है। और कोई नहीं कह सकता कि इतने बड़े राजनीतिक जीवन में माननीय राजनाथ सिंह जी ने किसी से भी, उन्होंने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में शायद उन्होंने इस बात को कहा भी था कि चाहे वो प्रधानमंत्री या फिर किसी से भी उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। और कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने भी आज तक इतने बड़े राजनीतिक जीवन में, अपने करीबन 2 दशक मुझे भी हो गया है, मैं किसी से जाकर सांसद या विधायकी के टिकट की मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग की हो। मैं जानता हूं कि अगर काम करते रहेंगे और पार्टी हमारी योग्यता के अनुसार मुझे जहां पर भी उपयोग करना चाहेगी करेगी। अगर वो दरी बिछाना हुआ तो दरी बिछाएंगे, और किसी बड़े से स्थान पर अगर उन्होंने कहा कि जाकर छाती अड़ा के खड़े हो जाओ तो वहाँ पर खड़े भी हो जाएंगे। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लखनऊ या उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, जब भी लखनऊ में खासकर अगर किसी कोई टिकट की बात होती है तो सूचनाएं इस तरह की आने लगती हैं कि नीरज सिंह प्रत्याशी हो सकते हैं, चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थितियाँ बाद में नहीं आती हैं, और उसमें आपकी जो सक्रियता है उसमें हम कहीं पर कोई कमी नहीं देखते हैं। आप लगातार जुटे रहते हैं। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी कवर करता हूं, चुनावी अभियानों में भी रहता हूं, देखता हूं उन सक्रियता को। ऐसे में क्या कभी हीन भावना नहीं होती है कि कुछ मिल नहीं रहा? हालांकि आपने जवाब दिया इस बात का, लेकिन और पिताजी का क्या सहयोग मिलता है सियासत में? उनसे किस तरीके से आपको सीख मिलती है? राजनाथ जी से, इतने बड़े परिवार से आप हैं। देखिए, जिस सुचिता की राजनीति उन्होंने की, यह सबसे बड़ी सीख है। जिस संयम का परिचय उन्होंने इतने वर्षों तक दिया है राजनीति के अंदर, वह एक सीख है। आफ्टर बीइंग इन पॉलिटिक्स फॉर 50 ईयर्स ही हैज़ नॉट मेड एनी स्टेटमेंट जिससे किसी कास्ट, क्रीड, जेंडर की भावना को ठेस पहुंची हो। ये हमारे लिए सबक है, हम ये उनसे राजनीति में लेते हैं। निश्चित रूप से अब टिकट, बार बार चर्चा चलती है कि टिकट मिल सकता है, टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं कभी भी मैंने टिकट की मांग अभी तक किसी से भी नहीं करी है। अरे ये क्या कि मैं टिकट मांग रहा हूँ, ये लोग ये भी कहते हैं कि टिकट बांट रहे हैं नीरज जी, पर मैं आपको बताऊँ कि मैं अपनी मर्यादा को समझता हूँ। मैं आज तक जिस बैठक में भी मैं अपेक्षित नहीं हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाता हूँ। जीवन के अंदर मर्यादाओं का अनुसरण करना, यह मेरे पिता ने हमेशा हम लोगों को सिखाया है,
और भगवान राम भी पुरुषोत्तम इसीलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत मर्यादाओं का पालन किया, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। पिताजी का सहयोग मिलता है जो आप इस तरीके से, कहीं ऐसा तो नहीं वो कहते कि कहाँ सियासत में आ गए? नहीं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने हमेशा ये कहा कि आपका हृदय जो कहता है और जिसमें आप 100% अपना दे सकते हो उसी क्षेत्र में जाइए, उसी क्षेत्र में प्रयास करिए। उन्होंने कभी न सहयोग किया और न तो हम लोगों के राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी करने में उन्होंने कभी अपना सहयोग किया है। बस उनका मार्गदर्शन यही प्राप्त होता है कि जीवन में उचित संस्कारों का, लोगों का सम्मान करना, अपनी काम में निष्ठा रखना और जीवन में हमेशा अपयश से बचकर रहना, यही उनका हम लोगों को एक संदेश रहता है और उसी मार्ग पर हम लोग चलने का काम करते हैं। ये हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज सिंह जी मौजूद हैं और इनका सीधे तौर पर कहना है, दरअसल अगर भारतीय जनता पार्टी में उदाहरण देखा जाए तो ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसे पहले नेता होंगे जो इतने बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, लेकिन ये सीधे ज़मीन पर उतरकर काम करते हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के अभियानों में पूरी तरीके से सक्रिय रहते हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बाकायदा सर्टिफिकेट देकर इनको सराहा है, इनके कामकाज को सराहा है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।